क्या कोई भी यकीन करेगा अगर मैं कहूं कि 1857 के दौर में जब भारत में गौ रक्षा के लिए सबसे उग्र आंदोलन हो रहे थे, तो जो अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले सबसे खूंखार योद्धा थे उनमें से कुछ मुसलमान थे। हाँ, मतलब ये तथ्य सच में उस पूरी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को पलट कर रख देता है ना, जो हम अक्सर इस मुद्दे पर देखते आए हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसी सामग्री के पन्ने पलट रहे हैं जो इस पूरी बहस को धर्म के चश्मे से निकालकर सीधे अर्थशास्त्र, आजादी की लड़ाई और एक बहुत ही गहरे दार्शनिक टकराव के बीच खड़ी कर देती है। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, ये एक बहुत ही जटिल विषय है। आज हम मुख्य रूप से राजीव दीक्षित जी द्वारा लिखित और निरंजन वर्मा जी द्वारा संकलित जो किताब है गौ माता पंचगव्य चिकित्सा, उसमें दिए गए तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज के दौर में ये विषय काफी संवेदनशील है। जी बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा की वकालत करना नहीं है। हम केवल इस स्रोत में दिए गए ऐतिहासिक दावों और इसके आर्थिक गणित पर एक निष्पक्ष मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहे हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि क्या ये आंकड़े वो कहानी कहते हैं जो हमें शायद इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाई गई। यही हमारा मिशन है, मतलब बिना किसी पूर्वाग्रह के उन तंत्रों और नीतियों को समझना जिनका जिक्र इस स्रोत में किया गया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सीधे उस समय में चलते हैं जहां से इस स्रोत के अनुसार ये पूरी कहानी शुरू होती है। साल 1813, ब्रिटेन की संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स। हाँ, वहाँ की वो बहुत लंबी बहस। बिल्कुल। राजीव दीक्षित जी का दावा है कि वहाँ एक बहुत लंबी बहस चली थी और उस बहस का एजेंडा ये था कि भारत को स्थायी रूप से गुलाम कैसे बनाया जाए और यहाँ के लोगों को ईसाईयत की तरफ कैसे मोड़ा जाए। और उस बहस का जो निष्कर्ष निकला वो बहुत अहम है। निष्कर्ष ये निकला कि जब तक भारत के पास एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी है तब तक उसे वैचारिक या मानसिक रूप से नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए, उस समय की जो भारतीय आत्मनिर्भरता थी ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। भारत कोई फैक्ट्रियों वाला देश तो था नहीं। सही बात है। यहाँ की पूरी संपन्नता गांवों और वहाँ की कृषि व्यवस्था पर टिकी थी। और उस कृषि व्यवस्था का इंजन क्या था? गोवंश, यानी गाय और बैल। खेत जोतने से लेकर कुएं से पानी निकालने और अनाज को बाजार तक पहुंचाने का पूरा तंत्र गोवंश पर ही निर्भर था। अगर मैं ऐसे आज की तकनीक की भाषा में समझाऊं तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोई हैकर किसी सिस्टम को बर्बाद करने के लिए अलग अलग फाइलों को डिलीट करने के बजाय सीधे मुख्य सर्वर यानी मेन सर्वर पर ही हमला कर दे। अरे वाह! उस समय के भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का वो जो मेन सर्वर था ना, वो गाय और गोवंश था। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। मेन सर्वर को डाउन करने का मतलब था पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत के अनुसार अंग्रेजों ने इस मेन सर्वर को हैक करने की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। अच्छा। हाँ, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता में भारत का पहला बड़ा कत्लखाना शुरू किया था। किताब का दावा है कि उस कत्लखाने में रोजाना लगभग 30,000 गायें काटी जाती थीं। रुकिए, यहीं पर मुझे थोड़ा शक होता है। एक दिन में 30,000 1760 के दशक में? सवाल तो लाजमी है। मतलब ये लॉजिस्टिकली कैसे मुमकिन है? उस समय तो आज जैसी मशीनें या औद्योगिक स्तर के बुचड़खाने भी नहीं थे। क्या किताब इस बात को समझाती है कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर यह काम कैसे किया? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हम 30,000 प्रतिदिन सुनते हैं तो हमें आज की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री याद आती है, लेकिन स्रोत के अनुसार अंग्रेजों की रणनीति का तरीका बिल्कुल अलग था। अच्छा। तो वो तरीका क्या था? ये कोई एक कमरा या एक इमारत नहीं थी। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ और उन्होंने पूरे भारत में मिलिट्री कैंटोनमेंट यानी छावनियां बनानी शुरू की। किताब दावा करती है कि भारत भर में ऐसे 350 से ज्यादा कत्लखाने खोले गए। 350? बाप रे। हाँ, और मकसद केवल सेना को मांस खिलाना नहीं था, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक ड्रेन था। ये एक सोची समझी सप्लाई चेन थी जहां से चमड़ा
और अन्य उत्पाद बाहर भेजे जाते थे। अच्छा, मतलब एक पूरा उद्योग खड़ा कर दिया गया था। बिल्कुल, और इसका सीधा असर गांवों पर पड़ता था। जब गांव से बैल गायब होने लगे तो ऑब्वियसली किसानी ठप होने लगी। मतलब ये सिर्फ एक पशु को मारने की बात नहीं थी, ये एक गांव की जीडीपी को खत्म करने का तरीका था। एकदम सही। और इसी संदर्भ में किताब 1857 की क्रांति को भी एक नए नजरिए से देखती है। मंगल पांडे और वो गायसूर की चर्बी वाले कारतूसों की कहानी तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो इतिहास की हर किताब में है। लेकिन ये स्रोत कहता है कि वो विद्रोह सिर्फ रातों रात आहत हुई धार्मिक भावना का नतीजा नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो कारतूस तो सिर्फ एक ट्रिगर था। असली बारूद तो दशकों से जमा हो रहा था। मतलब सोचिए जरा, एक किसान जो पीढ़ियों से अपनी खेती के लिए गोवंश पर निर्भर है, वो सालों से अपनी आंखों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था के आधार को कटते हुए देख रहा था। 1857 का विद्रोह उस गहरे आर्थिक और सामाजिक असंतोष का चरम था। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने शायद अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी। अगर 1857 में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस गोवंश के विनाश का विरोध किया था, हाँ बिल्कुल किया था, तो फिर ये मुद्दा आगे चलकर इन दो समुदायों के बीच एक स्थायी दरार कैसे बन गया? यहाँ स्रोत एक बहुत ही एक खौफनाक प्रशासनिक रणनीति का खुलासा करता है। किताब में महारानी विक्टोरिया द्वारा 1893 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया गया है। अच्छा, क्या लिखा था उस पत्र में? पत्र का मूल भाव ये था कि अगर हिंदू और मुस्लिम इसी तरह एक रहे तो ब्रिटिश राज का अंत निश्चित है। 1857 की उस एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने उसी गाय का इस्तेमाल किया जिसे दोनों समुदाय सब बचाना चाहते थे। उन्होंने असल में किया क्या? मतलब क्या रातों रात कोई नया कानून ले आए? नहीं, कानून नहीं। उन्होंने प्रशासनिक चालें चली। कत्लखानों के लिए जो लाइसेंस दिए गए या उनमें जो नौकरियां दी गईं, वे जानबूझकर एक खास समुदाय यानी मुसलमानों को दी जाने लगीं। अरे बाप रे, मतलब जानबूझकर एक वर्ग को इस काम में लगा दिया गया? हाँ, इसके पीछे की जो मनोवैज्ञानिक रणनीति थी ना, वो बहुत गहरी थी। वो चाहते थे कि आम हिंदुओं के दिमाग में ये बात बैठे कि उनके जानवर अंग्रेज नहीं बल्कि उनके मुस्लिम पड़ोसी काट रहे हैं। कत्लखानों को अक्सर ऐसी जगहों पर स्थापित किया जाने लगा जहां से सामाजिक तनाव पैदा हो। ये तो एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल का उदाहरण है। बिल्कुल। मतलब बाहरी शक्ति ने अपने फायदे के लिए स्थानीय लोगों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। और इसी बिंदु पर आपने शुरुआत में राजस्थान के जिन मुस्लिम योद्धाओं का जिक्र किया था, वो बात एकदम फिट बैठती है। हाँ, स्रोत में राजस्थान के राठ और मेयो जाति के मुसलमानों का बहुत दिलचस्प इतिहास दिया गया है। अच्छा। 1870 के दशक में जब गौरक्षा आंदोलन अपने चरम पर था, तो ये दोनों मुस्लिम समुदाय गायों को बचाने के लिए सबसे आगे थे। और ये बात मौजूदा समय की जो आम धारणा है उसे पूरी तरह से चुनौती देती है। उनके इस संघर्ष के पीछे का मुख्य कारण क्या था? देखिए, उनका कारण पूरी तरह से आर्थिक था। राठ और मेयो समुदाय की जो पूरी आजीविका थी ना, वो गाय के दूध, घी और मक्खन के व्यापार पर टिकी थी। उनकी स्थानीय इकोनॉमी का पूरा पहिया ही गोवंश से घूमता था। जब ब्रिटिश नीतियों के कारण गोवंश कम होने लगा तो उनकी रोजी रोटी छिनने लगी। मतलब वो किसी धार्मिक कर्मकांड के लिए नहीं बल्कि अपनी रसोई और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल, यही स्रोत का मुख्य बिंदु है। तो जो लड़ाई बैंक बैलेंस और पेट की थी, उसे बहुत ही चालाकी से धर्म की चादर ओढ़ा दी गई। चलिए इसी अर्थशास्त्र के धागे को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जरूर। आजादी के बाद भी इस मुद्दे पर काफी बहस हुई है। मैंने पढ़ा है कि पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच इस विषय को लेकर गहरे वैचारिक मतभेद थे। हाँ, वो मतभेद मुख्य रूप से इसी बात पर था कि आज़ाद भारत की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी का स्पष्ट मानना था कि भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए गो हत्या पर तुरंत पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू आधुनिकता और पश्चिमी औद्योगिक मॉडल की तरफ अधिक झुकाव रखते थे, जहां ट्रैक्टर और रासायनिक खादों को भविष्य माना जा रहा था। और यहीं पर राजीव दीक्षित जी का वो मशहूर गणित सामने आता है। किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा
इस बात पर जोर देता है कि हमने गाय की बैलेंस शीट को पढ़ने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हम सिर्फ दूध का हिसाब लगाते रह गए। एकदम सही। राजीव जी तर्क देते हैं कि गाय का असली आर्थिक मूल्य उसका दूध है ही नहीं। एक गाय जीवन में कुछ ही साल दूध देती है, लेकिन वो जब तक जीवित है तब तक गोबर और गोमूत्र देती है। तो इसका मतलब ये क्या है? मतलब स्रोत में जो गणित समझाया गया है उसके अनुसार एक गाय साल भर में इतना गोबर देती है कि अगर उसे खाद में बदला जाए तो उसकी कीमत करीब 25,000 रुपए के बराबर होती है। वेट, 25,000? हाँ। आज के समय में शायद 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन अगर हम उस दौर के एक आम भारतीय किसान की सालाना आय से इसकी तुलना करें तो ये एक बहुत भारी रकम थी। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसान के खूंटे पर बंधी एक गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक चलता फिरता म्यूचुअल फंड थी। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है और इसका मैक्रो इकोनॉमिक यानी बड़े स्तर का प्रभाव देखिए। स्रोत का दावा है कि उस समय भारत में लगभग 38 करोड़ गोवंश था। 38 करोड़? हाँ। अगर उस गोबर का सही इस्तेमाल होता तो भारत को विदेशों से केमिकल फर्टिलाइजर मंगाने के लिए जो 14-15 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे वो पूरी तरह बच जाते। अरे बाप रे, 14-15 हजार करोड़ की बचत। बिल्कुल। और केमिकल खाद के साथ एक समस्या ये भी है कि वो धीरे धीरे मिट्टी के माइक्रोबायोम को मार देती है, जबकि गोबर मिट्टी को जिंदा रखता है। ये तो सिर्फ खाद की बात हुई। इस किताब में एक और आर्थिक पहलू है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा और वो है ट्रांसपोर्ट यानी माल ढुलाई। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया पहलू है इस पूरी बहस का। आज भी 21वीं सदी के भारत में ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में बहुत बड़ा माल बैलगाड़ियों द्वारा ढोया जाता है। स्रोत का दावा है कि भारत की कुल माल ढुलाई का करीब 60% हिस्सा इसी असंगठित नेटवर्क पर निर्भर है। 60%? अब जरा सोचिए, अगर हम इस 60% माल को बैलगाड़ियों से हटाकर ट्रकों और मिनी ट्रकों पर डाल दें तो क्या होगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमें उन्हें चलाने के लिए करोड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल चाहिए होगा और भारत अपना ज्यादातर तेल तो बाहर से ही खरीदता है। और यहीं से जन्म होता है ऑयल पूल डेफिसिट का। ऑयल पूल डेफिसिट यानी वो भारी भरकम कर्ज जो हम खाड़ी देशों से कच्चा तेल खरीदने के चक्कर में अपने सर पर चढ़ा लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी सप्लाई चेन चलती रहे। बिल्कुल वही कर्ज। स्रोत ये समझाता है कि एक बैलगाड़ी के चलने में कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती। उसका चक्का खराब होता है तो गांव का बढ़ई उसे ठीक करता है। पैसा गांव में ही रहता है, लोकल इकोनॉमी में। हाँ, लेकिन जब एक ट्रक चलता है तो इकोनॉमी का पैसा तेल उत्पादक देशों में चला जाता है। इसलिए जब आप एक बैल को बचाते हैं तो असल में आप देश को लाखों डॉलर के विदेशी कर्ज से बचा रहे होते हैं। क्या बात है। अच्छा, अर्थशास्त्र से थोड़ा हटकर अगर बात करें तो इस किताब के शीर्षक में ही पंचगव्य चिकित्सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हमने खाद और माल ढुलाई के मैकेनिज्म को तो समझ लिया, लेकिन ये चिकित्सा वाला दावा क्या है? क्या किताब समझाती है कि ये काम कैसे करता है? हाँ, स्रोत में चिकित्सा के क्षेत्र में गाय के उत्पादों के उपयोग का बहुत गहरा विश्लेषण है। इसमें चेन्नई के पंचगव्य विद्यापीठ का एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से बने पंचगव्य का इस्तेमाल करके कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के 5,000 से ज्यादा रोगियों के सफल इलाज का दावा किया गया है। देखिए, ज़ाहिर है हम यहाँ बैठकर किसी को अपनी दवाइयाँ छोड़ने या इन दावों को मेडिकल साइंस का अंतिम सत्य मान लेने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन किताब का तर्क क्या है? वैसा क्यों मानते हैं कि ये काम करता है? राजीव दीक्षित जी का तर्क यह है कि गोमूत्र और पंचगव्य में ऐसे सूक्ष्म तत्व और एंजाइम्स होते हैं जो शरीर के सेल्यूलर लेवल यानी कोशिकीय स्तर पर काम करते हैं। अच्छा, सेल्यूलर लेवल पे। हाँ, स्रोत के अनुसार ये सिर्फ कोई जादुई काढ़ा नहीं है, बल्कि ये शरीर की इम्यूनिटी और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि शरीर अपनी बीमारियों से खुद लड़ने लगता है। वैसे एलोपैथी के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली के हिस्से के तौर पर पेश करते हैं। इन सभी बातों को, चाहे वो खाद हो, ट्रांसपोर्ट हो या चिकित्सा, सुनने के बाद
एक बात बहुत साफ समझ आती है। भारत में प्रकृति और जानवरों को देखने का जो नजरिया है वो पश्चिमी दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत अलग है। और किताब का आखिरी हिस्सा इसी सवाल को संबोधित करता है। ये फर्क आया कहाँ से? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये इस पूरी बहस का सबसे दार्शनिक और गहरा हिस्सा है। अगर हम इस पूरे टकराव की जड़ों में जाएं तो ये दो अलग अलग जीवन दर्शनों यानी फिलॉसफी का टकराव है। स्रोत के अनुसार भारतीय या सनातन मान्यता 84 लाख योनियों के सिद्धांत पर टिकी है। 84 लाख योनियों का सिद्धांत, इसे अगर आम भाषा में कहें तो मतलब ये कि हर जीव की आत्मा एक समान है। आज जो इंसान है वो कभी कोई जानवर हो सकता था या कोई जानवर आगे चलकर इंसान बन सकता है। बिल्कुल, यही इसका मूल है। जब आपके समाज की बुनियाद ये सोचो कि हर जीव में आपके जैसी ही आत्मा है तो आप खुद को प्रकृति का मालिक नहीं मान सकते। सही बात है। सभी का धरती के संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। इसी सोच से भारत में सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस और अहिंसा की भावना ने जन्म लिया। आप जानवरों को केवल अपने उपभोग की वस्तु नहीं मानते। और इसके विपरीत पश्चिम की सोच क्या है? स्रोत में पश्चिमी या अब्राहमिक विचारधारा, विशेषकर उस विचारधारा का जो औपनिवेशिक ताकतों के साथ भारत आई, उसका विश्लेषण किया गया है। किताब दावा करती है कि उस दर्शन में केवल एक जन्म की मान्यता है और सबसे बड़ा अंतर ये है कि वहाँ लंबे समय तक ये माना गया कि जानवरों में आत्मा नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। अगर किसी जीव में आत्मा ही नहीं है तो फिर उसका इस दुनिया में क्या काम? उस नजरिया के अनुसार प्रकृति, पेड़ पौधे और जानवर केवल मनुष्य के उपभोग यानी कंजम्पशन के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य सर्वोच्च है और बाकी सब कुछ उसके इस्तेमाल के लिए महज एक संसाधन या रिसोर्स है। ये तो कुछ वैसे ही हो गया जैसे धरती को एक रेंटल कार समझना। रेंटल कार? हाँ, मतलब आपको लगता है कि ये कार मेरी तो है नहीं, रेंटल कार। हाँ, इसे बस रफ चलाओ, जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो और छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। बनाम इसे एक खानदानी विरासत मानना, राइट, जिसे आपको बहुत संभाल कर अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंपना है। ये बहुत ही शानदार उपमा है। रेंटल कार वाली इसी सोच ने उस यूज एंड थ्रो संस्कृति को जन्म दिया जिसका हम आज परिणाम भुगत रहे हैं। जब आप प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन मानते हैं तो आप तब तक उसका दोहन करते हैं जब तक वो खत्म न हो जाए। पश्चिमी औद्योगिक क्रांति का पूरा मॉडल इसी पर खड़ा है। सही बात है। लेकिन जब आप पुनर्जन्म और सह अस्तित्व में यकीन करते हैं तो आप एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बनाते हैं जहां आप प्रकृति से केवल उतना ही लेते हैं जितना आप उसे वापस लौटा सकें। यानी राजीव दीक्षित जी का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे खजाने नहीं लूटे बल्कि उन्होंने हमारे इस दार्शनिक आधार को भी नष्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल। उन्होंने हमें ये सोचना सिखा दिया कि हर चीज की कीमत उसकी उपयोगिता से तय होती है और उपयोगिता का पैमाना भी उन्होंने ही तय किया। अगर कोई चीज तुरंत आर्थिक या औद्योगिक लाभ नहीं दे रही है तो उनके नजरिए से उसे खत्म कर देना चाहिए। यही वो सोच थी जिसने भारतीय गांवों के उस सस्टेनेबल नेटवर्क को तोड़ा जो हजारों सालों से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सफलतापूर्वक चल रहा था। आज के इस पूरे गहन अध्ययन को अगर हम समेटें तो गौमाता पंचकाव्य चिकित्सा महज एक किताब नहीं बल्कि इतिहास और इकोनॉमी का एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है। हाँ, हमने देखा कि कैसे 1813 की ब्रिटिश नीतियों ने भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए यहाँ की आत्मनिर्भर कृषि को निशाना बनाया। और हमने ये भी समझा कि कैसे फूट डालो और राज करो के तहत कत्लखानों को एक हथियार बनाया गया, जबकि सच्चाई ये थी कि एक समय में दोनों समुदाय अपनी आजीविका के लिए इन्हीं संसाधनों पर निर्भर थे। बिल्कुल। और हमने वो आर्थिक गणित भी डिकोड किया जहाँ एक गाय का मूल्य दूध से कहीं ज्यादा उसके गोबर और ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता में छिपा है, जो देश को भारी भरकम ऑयल पूल डेफिसिट से बचा सकता है। और आखिर में हमने उस रेंटल कार बनाम विरासत वाली दार्शनिक खाई को समझा। हाँ। जाने से पहले
मैं चाहता हूं कि जो लोग आज हमें सुन रहे हैं हम सब एक विचार पर रुकें। आज जब हम खबरें देखते हैं तो हर तरफ जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और अविनाश की चर्चा है। नदियां सूख रही हैं, हवा जहरीली हो रही है और जंगल कंक्रीट में बदल रहे हैं। सही बात है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि एक समय ऐसा भी था जब प्रकृति के प्रति सम्मान ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया था जो सदियों तक सस्टेनेबल रही। तो क्या आज के संकट के दौर में हमें अपने उस आधुनिक उपयोगितावादी नजरिए पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या जानवरों, पेड़ों और इस पूरी धरती को सिर्फ अपना संसाधन या अपनी प्रॉपर्टी मान लेने की हमारी ये जिद ही एक प्रजाति के रूप में हमारी सबसे बड़ी भूल साबित नहीं हो रही है? हमारे सुनने वालों के लिए ये एक सवाल है जिस पर खुद विचार कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।